नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के 1500 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी टेक्नीशियन एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो आज अपन बात करेंगे ऑनलाइन टेस्ट नंबर फर्स्ट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर को खालिस्तान के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दे रखा है प्रतिरोधक, बी दे रखा है दिष्टकारी, सी दे रखा है 2 लीटर, डी दे रखा है एक इलेक्ट्रॉन ऑन व ऑफ स्विच। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे सभी क्वेश्चन, तो फटाफट से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रांजिस्टर को एक इलेक्ट्रॉन ऑन व ऑफ स्विच के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा? तुल्यकालिक संघनित्र अर्थात सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? इनमें से सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है अल्प उत्तेजित तुल्यकाली मोटर, बी दे रखा है अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर, सी दे रखा है प्रेरणी मोटर, डी दे रखा है दिष्टकारी मोटर। तो इनमें से सिंक्रोनस कंडेंसर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट से कमेंट करके बताना है सभी क्वेश्चंस का आंसर। जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अति उत्तेजित सिंक्रोनस मोटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध होता है, रेजिस्टेंस होता है, वह किस पर निर्भर नहीं करता है? तापमान पर, सामग्री की प्रकृति पर, ईएमएफ पर या लंबाई पर? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ईएमएफ पर निर्भर नहीं करता है प्रतिरोध। चालक का प्रतिरोध किस पर निर्भर नहीं करता है? विद्युत वाहक बल पर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक लग को केबल के साथ सोल्डर करने से पूर्व हमें खालिस्तान को टिन करना चाहिए। किसको टिन करना चाहिए? केवल लग को, केवल स्टैंडर्ड चालक को, लग व चालक दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो एक लग को केबल के साथ सोल्डरिंग करने से पूर्व हमें किसको टिन करना चाहिए? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लग व चालक दोनों को टिन करना चाहिए। किनको टिन करना चाहिए? लग व चालक दोनों को टिन करना चाहिए सोल्डर करने से पहले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, अपकेंद्री पंप अर्थात सेंट्रीफ्यूगल पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, शंट मोटर का, डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का, या सीरीज मोटर का? तो अपकेंद्री पंप के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा सीरीज मोटर का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, यूजी केबल में आवरण के लिए उपयोग किया जाता है। क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है पर्याप्त शक्ति देने के लिए, रबर रोधन देने के लिए, कागजी रोधन देने के लिए, या केबल में नमी प्रवेश को रोकने के लिए? तो किसके लिए आवरण का उपयोग किया जाता है यूजी केबल में? इसका राइट आंसर हो जाएगा केबल में नमी को रोकने, प्रवेश होने से रोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? आवरण का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, बीजेटी की तुलना में एफईटी इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा? समान रहेगा, उच्च रहेगा, मध्यम रहेगा, या निम्न रहेगा? तो बीजेटी की तुलना में एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर होता है, उसका इनपुट प्रतिरोध क्या रहेगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च रहेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, जब किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तब क्या होता है? जब भी किसी चालक का रेजिस्टेंस बढ़ता है तो उसमें क्या होता है? इसकी लंबाई घटती है, इनका प्रतिरोधकता घटती है, इसकी लंबाई घटती है, और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है। डी दे रखा है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों, जब भी किसी चालक का प्रतिरोध बढ़ता है तो इसका क्या होता है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल घटता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन।
दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी पीएमएमसी उपकरण में बलागुण भार अनुपात क्या होगा? शून्य होगा, अनंत होगा, निम्न होगा या उच्च होगा? करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से? इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, डीसी मशीन पर क्षेत्र कुंडली कहाँ लगी होती है? क्षेत्र कुंडली होती है वहां कहाँ लगी होती है डीसी मशीन में? आर्मेचर में, रोटर में, स्टेटर दोनों पर या स्टेटर पर? तो कहाँ लगी होती है क्षेत्र कुंडली, कहाँ पर लगी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टेटर में। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, किरचॉफ का कौन सा नियम नोड या जंक्शन विश्लेषण के लिए लागू होता है? इनमें से कौन सा नियम है जो नोड या जंक्शन के लिए लागू होता है? केसीएल कोई नियम लागू नहीं होता है, केसीएल व केवीएल या केवीएल। तो इनमें से कौन सा नियम नोड या जंक्शन के विश्लेषण के लिए लागू होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा किरचॉफ करंट लॉ। करेक्ट आंसर क्या होगा? केसीएल नियम। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी को केंद्र कहा जाता है? क्या केंद्र कहा जाता है? बेक पिच, एवरेज पिच, पोल पिच या क्वाइल पिच? तो दो नजदीकी पोल के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पोल पिच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पोल पिच। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कठोर तारों को काटने के लिए किस तरह के पकड़ अर्थात प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है? वायर स्ट्रिपर्स, डायगोनल कटर्स, लॉकिंग प्लायर्स या लॉन्ग नोज प्लायर्स? तो कठोर तारों को काटने के लिए किस प्लायर का इस्तेमाल किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डायगोनल कटर्स का। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, वाट मीटर में निम्नलिखित में से किसी प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? ऊष्मीय प्रभाव का, विद्युत गतिज प्रभाव का, रासायनिक प्रभाव का या स्थिर विद्युत प्रभाव का? तो वाट मीटर में किस प्रभाव का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत गतिज नियम। करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्युत गतिज प्रभाव। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सूर्य की सतह का लगभग तापमान होता है कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान 24,000 डिग्री, 12,000 डिग्री, 36,000 डिग्री या 6,000 डिग्री? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सूर्य की सतह का तापमान लगभग होता है 6,000 डिग्री। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा, सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, नाइट्रोजन का दहन या यूरेनियम का दहन? तो सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जन का कारण क्या है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दे रखा है, बायोगैस का उत्पादन किया जाता है गौमूत्र से, पशुओं के गीले गोबर से, प्लास्टिक कूड़े से या सूखे पत्ते से? तो बायोगैस का उत्पादन किससे किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों बायोगैस का उत्पादन पशुओं के गीले गोबर से किया जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, PIL CSAT केबल में चालक तार पर सर्वप्रथम चढ़ाया जाने वाला अचालक आवरण का किसका होता है? वार्निश युक्त कागज का, रबर का, PVC का या जूट का? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वार्निश युक्त कागज का होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, बेल्डेड केबल और एसएल केबल में मुख्य अंतर यह है कि एसएल केबल में क्या होता है? प्रत्येक करोड़ पर धात्विक कवच होता है, सभी करोड़ पर संयुक्त धात्विक कवच होता है, केवल कागज का आवरण होता है या सभी करोड़ों पर संयुक्त जालीदार कवच होता है? राइट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों एसएल केबल में प्रत्येक करोड़ पर धात्विक कवच होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, सड़क के किनारे किनारे केबल बिछाने के लिए एक खाई खोदी जाती है जिसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होता है? 1 मीटर गुणा 1.5 मीटर, बी दे रखा है 1 मीटर गुणा 1 मीटर, सी दे रखा है 2.5 मीटर गुणा 0.5 मीटर, डी दे रखा है 3 मीटर गुणा 0.5 मीटर।
तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल क्या होगा खाई का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 मीटर गुणा 1.5 मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति खालिस्तान प्रकार की होती है। चुंबकीय एवं ऊष्मीय, बी दे रखा चुंबकीय, सी दे रखा ऊष्मीय, डी दे रखा निम्न वोल्टता। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। सर्किट ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट अवस्था में ट्रिपिंग के लिए प्रयोग की गई युक्ति कौन सी होती है, किस प्रकार की होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय प्रकार के। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर प्रयुक्त किए जा सकते हैं जब ऑप्शन ए दे रखा केवल यूनिटी पावर फैक्टर हो, बी दे रखा संतुलित लोड हो, सी दे रखा असंतुलित लोड हो, डी दे रखा बी व सी दोनों। तो 3 फेज पावर को नापने के लिए 2 वाट मीटर कब प्रयुक्त किए जाते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा संतुलित व असंतुलित लोड होने पर 2 वाट मीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी जब जब 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी तो क्या होगा। ऑप्शन ए दे रखा एक फेज में लोड शून्य हो, बी दे रखा पावर फैक्टर इकाई हो, सी दे रखा पावर फैक्टर 0.5 हो, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 वाट मीटर विधि द्वारा पावर नापते समय 1 वाट मीटर की रीडिंग शून्य होगी जब क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर 0.5 होगा। क्या होगा, 0.5 होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा 2 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन होता है। 2 फेज सप्लाई होती है, उसमें वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन कितना होता है, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों 2 फेज सप्लाई के लिए 90 डिग्री होता है, विद्युत विस्थापन कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दे रखा 3 फेज सप्लाई में वाइंडिंग का विद्युत विस्थापन होता है 90 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या इनमें से कोई नहीं। तो पहले 2 फेज के लिए पूछा था, अब की इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, 3 फेज सप्लाई के लिए। तो इसका विद्युत विस्थापन कितना होगा, फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 फेज के लिए 120 डिग्री होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा स्टार कनेक्टेड 3 फेज परिपथ में होता है, क्या होता है स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में क्या होता है। ऑप्शन ए दे रखा है लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, बी दे रखा है लाइन धारा बराबर फेज धारा, सी दे रखा है न्यूट्रल तार में धारा बराबर 0, डी दे रखा है उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इन स्टार कनेक्टेड 3 फेज सर्किट में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज भी सही है, लाइन धारा बराबर फेज धारा भी होगा, वह न्यूट्रल तार में धारा का मान 0 ये भी सही होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा डेल्टा कनेक्शन में 3 फेज सर्किट में होता है, क्या होता है लाइन वोल्टेज बराबर लाइन धारा, बी दे रखा लाइन धारा बराबर √3 फेज धारा, सी दे रखा न्यूट्रल तार में धारा का मान 0, डी दे रखा उपरोक्त सभी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लाइन धारा बराबर √3 फेज धारा। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एसी परिपथ में शिखर मान से शिखर मान तक का वोल्टेज कहलाता है, क्या कहलाता है। एसी सर्किट होता है, उसमें शिखर से शिखर तक का मान क्या कहलाता है, अधिकतम वोल्टेज, औसत वोल्टेज, प्रभावी वोल्टेज या शिखर से शिखर वोल्टेज। करेक्ट आंसर कौन सा होगा इनमें से। तो दोस्तों एसी परिपथ में शिखर मान से शिखर मान तक का वोल्टेज कहलाता है शिखर से शिखर वोल्टेज। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दे रखा है विद्युत प्रणाली में सक्रिय शक्ति किस पर निर्भर करती है। विद्युत प्रणाली होती है, उसमें सक्रिय एक्टिव शक्ति क्या होती है, किस पर निर्भर करती है, आभासी शक्ति, प्रभावी मान, पावर फैक्टर या उपरोक्त सभी। तो किस पर निर्भर करती है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर पर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है तो कौन सा कथन सत्य होगा? इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? विद्युत प्रवाह फेज से बाहर है, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है, विद्युत प्रवाह वोल्टेज से ज्यादा है, या इनमें से कोई नहीं? तो परिपथ में जब प्रेरक प्रतिघात धारिता प्रतिघात में ज्यादा होता है तो इनमें से कौन सा कथन सत्य होगा? फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत प्रवाह वोल्टेज से कम है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा तीन फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तीन फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम किसके द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? वोल्ट मीटर द्वारा, फ्रीक्वेंसी मीटर द्वारा, फेज अनुक्रम इंडिकेटर द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट से कमेंट करके आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों तीन फेज सप्लाई का फेज अनुक्रम इंडिकेटर के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दे रखा है फेज वोल्टेज का अर्थ क्या है? फेज वोल्टेज होता है, उसका अर्थ बताना है ऑप्शन के आधार पर। ऑप्शन दे रखा है दो फेजों के बीच उपस्थित वोल्टेज, बी दे रखा है एक फेज व न्यूट्रल के बीच उपस्थित वोल्टेज, सी दे रखा है एक फेज अल्टरनेटर की सिरों के बीच उपलब्ध, डी दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो फेज वोल्टेज का अर्थ क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेज वोल्टेज का मतलब होता है एक फेज व न्यूट्रल के बीच उपस्थित वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा में संयोजित थ्री फेज शक्ति व्यय नापने के लिए कौन सी विधि उपयोग में ली जाती है? धारामापी, 2 वाट मीटर, भू लीकेज विधि, या इनमें से कोई नहीं? तो डेल्टा में संयोजित थ्री फेज शक्ति व्यय मापने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाट मीटर विधि का। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है साइन वेव के लिए धारा का आरएमएस मान होता है कितना होता है? सिक्कर मान का 0.637, बी दे रखा सिक्कर मान का 0.707, सी दे रखा सिक्कर मान का 1.414, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो साइन वेव के लिए धारा का आरएमएस मान बताना है कितना होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्कर मान का 0.707 होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होगा यदि? अगर 2 वाट मीटर विधि में दोनों वाट मीटर का पाठ्यांक समान होगा तो क्या होगा? ऑप्शन ए दे रखा पावर फैक्टर 0.5 होगा, बी दे रखा पावर फैक्टर इकाई होगा, सी दे रखा एक फेज में भार शून्य होगा, डी दे रखा पावर फैक्टर शून्य होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा अगर दोनों वाट मीटर के पाठ्यांक समान होंगे तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पावर फैक्टर इकाई हुआ। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वाइंडिंग तथा ग्राउंड के मध्य दोष का कारण हो सकता है, क्या हो सकता है? सरज वोल्टेज, धारा चॉपिंग, ये वह भी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो वाइंडिंग तथा ग्राउंड के मध्य दोष का कारण क्या हो सकता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरज वोल्टेज भी हो सकता है और धारा चॉपिंग भी हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होता है, एक आदर्श वोल्टेज स्रोत होता है उसमें क्या होता है? टर्मिनल वोल्टेज धारा के समानुपाती होता है, बी दे रखा टर्मिनल वोल्टेज लोड के समानुपाती होता है, सी दे रखा आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है, डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में क्या होता है इनमें से? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? आंतरिक प्रतिरोध शून्य होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा थ्री फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का उपयोग किया जाता है? RYB, XYZ, LNE, या इनमें से कोई नहीं? तो थ्री फेज सप्लाई लाइन दर्शाने के लिए किन अक्षरों का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा RYB। करेक्ट आंसर क्या होगा? RYB का उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन दे रखा है डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज धारा से रहती है 30 डिग्री पीछे, 60 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे या 120 डिग्री पीछे। तो डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज धारा से कैसे रहती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री पीछे रहती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा होती है फेज में, लैगिंग में, लीडिंग में या इनमें से कोई नहीं। तो वोल्टेज के सापेक्ष इंडक्टिव परिपथ में धारा कैसी होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा लैगिंग में होती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर होता है 0.9, 0.95, 1 या अनंत। तो एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का पावर फैक्टर कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा इकाई होता है। क्या होता है? इकाई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है एक फ्यूज का फ्यूजिंग करंट किस पर निर्भर करता है? इनमें से किस पर निर्भर करता है? उसके पदार्थ और उसकी लंबाई पर है, उसकी लंबाई और उसका व्यास पर है, उसका पदार्थ और व्यास पर है, या उसके पदार्थ, लंबाई और व्यास पर? तो किस पर निर्भर करता है एक फ्यूज का एक फ्यूजिंग करंट? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उसके पदार्थ व व्यास पर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है BEE क्या है? BEE क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बी दे रखा है बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी दे रखा है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी, डी दे रखा है ब्यूरो ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो BEE क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। BEE का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा SPV सेल क्या है? SPV सेल का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है स्पेशल पर्पस वोल्टेज सेल, बी दे रखा है स्पेशल फोटोवोल्टाइक सेल, सी दे रखा सन पावर वोल्टाइक सेल, डी दे रखा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो ये SPV सेल क्या है? इसका फुल फॉर्म बताना है आपको। फटाफट से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने का वाला उपकरण क्या है? विद्युत सर्किट को तोड़े बिना विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण को क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, क्लैंप मीटर या प्रेसिजन मीटर? करेक्ट आंसर क्या होगा इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैंप मीटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा जमूर, जिसे पिंसर भी कहते हैं, उसका उपयोग किया जाता है तार को काटने के लिए, छोटी कील निकालने के लिए, बड़ी कील निकालने के लिए या कील ठोकने के लिए। तो पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी कील निकालने के लिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है, तो कौन सा पंखा हो सकता है? अगर किसी छत के पंखे का बीच का रोटर घूम रहा है तो कौन सा पंखा हो सकता है? BC, AC, DC या SDM? तो कौन सा पंखा हो सकता है इनमें से? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा DC, डायरेक्ट करंट वाला पंखा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी या सीमेंट के पट्टे क्यों लगाए जाते हैं? स्लीपर्स लगे होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए दे रखा शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, बी दे रखा फिश प्लेट को ठीक तरह से बिछाने के लिए, सी दे रखा पटरियों को समानांतर रखने के लिए, डी दे रखा गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो क्यों लगाए जाते हैं? इसका राइट आंसर बताना है। तो दोस्तों रेल की पटरियों के नीचे जो लकड़ी या सीमेंट के पट्टे लगाए जाते हैं, स्लीपर्स लगाए जाते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य होता है कि गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है रेलवे पथ में फिश प्लेट का काम क्या होता है? दोनों पटरियों को जोड़े रखना, रेल के डिब्बे को जोड़ना, डिब्बे के पहियों को सही ढंग से निर्देशित करना या उपरोक्त सभी?
तो रेल पथ में पिस प्लेट का काम क्या होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों पटरियों को जोड़े रखना। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है प्लास्टिक का गलनांक होता है, कितना होता है? 30 डिग्री, 80 डिग्री, 47 डिग्री या 50 डिग्री? तो प्लास्टिक का गलनांक कितना होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 47 डिग्री होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।